बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पे। और हम लोग चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया हुआ था, जिसमें हम लोग पास्कल्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे। और पास्कल्स लॉ को डिस्कस करने के बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स के हवाले से। ये भी समटाइम आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है पेपर में। और हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आपके पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा फिनोमिना है जो कि पास्कल्स लॉ को ही फॉलो करता है। और इसमें भी पास्कल्स लॉ का ही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द ब्रेक्स ऑफ द सम व्हीकल वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको ये बता रहा है कि आजकल हमारे पास जो ऑटो व्हीकल्स हैं या जो ऑटोमोबाइल्स आपके पास आ रही हैं, इनमें मोस्टली जो है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ही वर्क करता है। उसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है? पास्कल्स लॉ को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सच टाइप ऑफ ब्रेक्स, यानी कि इस तरह की ब्रेक में सिलेंडर विद पिस्टन आर अटैच्ड टू द व्हील। अब डायग्राम में आपको यहाँ पे देखा होगा कि एक आपके पास सिलेंडर है जो कि व्हील के साथ लगा हुआ है, और एक जो सिलेंडर है वो आपके पास ब्रेक पैडल के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर डायग्राम में उन्होंने कुछ आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स इस ब्रेकिंग सिस्टम के दिखाए गए हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी का टायर नज़र आ रहा है। उसके बाद एक डिस्क आपको नज़र आ रही है जो कि बेसिकली मेटल की बनी होती है। और एक इसके साथ यहाँ पर एक आपका सिलेंडर मौजूद है, जिसका लार्जर एरिया A1 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास दो एरिया थे। एक एरिया A1 था जो कि स्मॉलर एरिया था, और दूसरा एरिया आपके पास A2 है जो कि बेसिकली क्या है, लार्जर एरिया है। और फिर हम लोगों ने फोर्स मल्टीप्लायर की इक्वेशन को भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो आपका लार्जर सिलेंडर है, या जिसको हम मास्टर सिलेंडर का नाम देंगे, वो आपका गाड़ी के व्हील के साथ अटैच है। और जो स्मॉलर सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, वो आपका ब्रेक पैडल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं कि ब्रेक पैड्स हैं, ब्रेकिंग लाइन है, फिर मास्टर सिलेंडर के बारे में बताया गया है, फिर स्मॉलर पिस्टन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड, यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने पास्कल लॉ में ये पढ़ा था कि जो भी यहाँ पे फ्लूइड है वो बेसिकली आपका इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर भी हमने जो ब्रेकिंग ऑयल है या फ्लूइड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। या जब जब इस फ्लूइड के ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक पैडल दिखाया गया है डायग्राम में। So next, in such type of brake, cylinder with piston are attached to the wheel, यानी कि सिलेंडर और जो पिस्टन्स हैं वो आपके व्हील के साथ अटैच होते हैं। The brake pedal is attached to a master cylinder having smaller area of the cross section, यानी कि जो आपका सिलेंडर ब्रेक पैडल के साथ अटैच है, उसका जो एरिया है वो स्मॉलर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है। आप कंसिडर कर लें कि इसका जो एरिया है वो आपके पास A1 है, और जो आपका मास्टर सिलेंडर है जो व्हील के साथ लगा हुआ है, उसका एरिया आपके पास क्या है, A2, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। Master cylinder is connected to all the larger cylinder attached to the wheel through pipe। अब जो आपका मास्टर सिलेंडर है वो व्हील के साथ थ्रू पाइप, या आप यूँ कह लें कि थ्रू पिस्टन, वो कनेक्ट होता है। सो एज शोन इन द डायग्राम, ऑयल इज फिल्ड इन द सिस्टम। अब ये जो आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम सिस्टम में हमारा जो ऑयल है वो यहाँ पे फिल्ड किया होता है। वेन अ पैडल इज पुश्ड डाउन, यानी कि जब यहाँ पर जो ड्राइवर है इस पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हुए या फोर्स अप्लाई करने के बाद जब इसको वो पुश करेगा, द पिस्टन अप्लाई प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द मास्टर सिलेंडर। तो क्या होगा, जाहिर बात है फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स की वजह से प्रेशर बनेगा। अब वो जो आपका प्रेशर है या वो जो आपकी फोर्स है वो इस पिस्टन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, हर जगह पर सेम क्वांटिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली टू ऑल द लार्जर पिस्टन्स ऑफ द अदर सिलेंडर। तो हर जगह पर
आपका जो प्रेशर है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा मास्टर सिलेंडर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ब्रेक पैडल को अप्लाई करेंगे तो जो फोर्स है या जो प्रेशर है वो उस सिस्टम में बिल्डअप होगा, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से आपका जो टायर और जो डिस्क होगा उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी, और फ्रिक्शन के इंक्रीज करने से जो गाड़ी की वेलोसिटी है या उसकी जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाएगी। This pressure causes these pistons to move outward, pressing the brake pad toward the brake disc और brake drums। तो फिर क्या होगा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे लिक्विड पर, तो प्रेशर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेक के ड्रम्स हैं या जो ब्रेक के पैड्स हैं या जो ब्रेकिंग डिस्क सिस्टम है वहाँ पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से वो आउटवर्ड मूव करेंगे, यानी कि वो टायर के साथ जाके लग जाएंगे। When pressure is relieved from the pedal, force of the friction between the pads and the disc or the drum slow down the vehicle। तो क्या होगा कि जब फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ेगी किन के दरमियान, पैड्स और डिस्क के दरमियान, तो आपकी जो मोटर व्हीकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। व्हेन प्रेशर इज रिलीव्ड फ्रॉम द पैडल, अब क्या होगा कि हमने जिस पैडल को पहले प्रेस किया था जब वहां से हम फोर्स को हटा देंगे, मतलब ये कि वहां पे हम प्रेशर को रिमूव कर देंगे, द स्प्रिंग पुल बैक द ब्रेक पैड एंड द व्हील अगेन टर्न फ्रीली। तो उसके साथ स्प्रिंग्स लगी होंगी, वो दोबारा क्या करेंगे, उस ब्रेकिंग पैड को टायर से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और आपका गाड़ी का जो टायर है वो दोबारा फिर फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा अपनी उसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ। तो ये यहाँ पर आपका लेक्चर था, जो कि सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में ही आपको ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और ये भी बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में, और ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके साथ ही इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले आपके पास है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बाय विच दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब ये कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है, ये इलास्टिक से लफ्ज़ निकला है। क्या मतलब कि आपके पास ऐसे मटेरियल जब तक तो हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका शेप, उनका साइज या उनकी जो लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है या उनमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेते हैं। तो किसी भी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके हाथ में एक रबड़ बॉल है, तो जब उसको आप फोर्स अप्लाई करके प्रेस करेंगे तो उसका एरिया जो है वो स्मॉल हो जाएगा या उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करेगी, गेन कर लेगी। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है इसको हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। ये नॉर्मल स्प्रिंग की बात हो रही है। द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इज नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स जो है आपकी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर हमने एक्सटेंशन की बात की थी कि किसी भी स्प्रिंग के ऊपर हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, या जितना हम उसमें के ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही उसके उसमें एक्सटेंशन या उसकी लेंथ में उतनी ही कमी वाक़ होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, हुक्स लॉ था। लेकिन हर जो मटेरियल है वो एक सर्टेन लिमिट तक, एक ख़ास लिमिट तक उस फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स उस स्प्रिंग की बेरिंग कैपेसिटी से या उस स्प्रिंग की फोर्स बर्दाश्त करने की काबिलियत से ज़्यादा होगी तो वो स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, या वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, या वो डिशेप हो जाएगा, और दोबारा उसको हम ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो वो लिमिट या वो रीजन जहां तक तो आपका जो मटेरियल है वो फोर्स को बेयर कर सकता है या वो विद स्टैंड करता है फोर्स के साथ, तो वो जो रीजन आपका होगा या वो जो लिमिट आपकी होगी उसको हम नाम देंगे इलास्टिक लिमिट का नाम देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे उन्होंने फिर दोबारा बता दी है, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका यूनिट भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद प्रेशर इज द फोर्स
that act normally on a unit area of the surface, its SI unit is पास्कल और 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर प्रेशर के आपके पास दो यूनिट हैं, एक तो प्रेशर का यूनिट आपके पास पास्कल है, और पास्कल को हम 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो बेसिकली आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द कॉलम ऑफ मर्करी। वैसे ये वाला टॉपिक आपका कट है कि मर्करी कॉलम वाला, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। सो इफ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन लिक्विड, यानी कि अगर हम किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं या प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट करना बेसिकली अप्लाई करना, द लिक्विड ट्रांसमिट इट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। तो वो जो प्रेशर हमने लिक्विड पर अप्लाई किया है वो आपका स्मॉल अमाउंट इक्वल अमाउंट में हर जगह पर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ये बेसिकली आपके पास क्या है, पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ की हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस भी पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस था और हाइड्रोलिक ब्रेक था। तो ये की पॉइंट्स में बेसिकली आपके इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बताया हुआ था, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम एक्सरसाइज और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। So that is all about today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.